Welcome to this Monday's edition of Market Mantra, the program in which we bring you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our direct telephone numbers 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. Our numbers once again are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. And please dial 011 as the STD code before these numbers for Delhi. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117। दिल्ली से बाहर के श्रोता यहां का STD कोड 011 भी डायल करें। प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। यामिनी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Recovering nearly all its losses, Sensex ends with a slight decline of 64 points, but Nifty gains 3 points. Rupee appreciates by 15 paise against the US dollar. Country's manufacturing sector activity remains largely flat in April, says a monthly survey. And HDFC Bank revises the country's growth projection downwards to 10% for the current financial year. लगभग सारी शुरुआती गिरावट से उबरते हुए सेंसेक्स 64 अंकों की मामूली गिरावट में रहा, लेकिन निफ्टी 3 अंकों की तेजी पर हुआ बंद। रुपए में डॉलर के मुकाबले 15 पैसे की तेजी रही। देश की विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधि अप्रैल में लगभग स्थिर रही, कहा एक मासिक सर्वेक्षण ने। और HDFC बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए देश में आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान में कटौती कर इसे 10% कर दिया। शेयर बाजारों में लगभग सारी शुरुआती गिरावट से उबरते हुए बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.1% की मामूली गिरावट से 64 अंक कम होकर 48,719 पर बंद हुआ, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी केवल 3 अंकों की तेजी से 14,634 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन सेंसेक्स से बेहतर रहा। BSE मिड कैप सूचकांक मामूली बढ़त पर बंद हुआ और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.6% का उछाल आया। At the stock markets, recovering nearly all its losses, the Sensex at the Bombay Stock Exchange ended with a slight decline of 64 points, 0.1%, to end at 48,719. But the Nifty at the National Stock Exchange gained just 3 points to 14,634. The broader market outperformed the Sensex, with the BSE Mid-Cap Index ended marginally higher, and the Small Cap Index climbing 1.6%. Market breadth on the BSE was positive, with 3 stocks advancing for every 2 declining. Among sectoral indices, the telecom index shot up 3.5%, a metal index climbed 1.5%, basic materials, power, FMCG and the industrial indices advanced 1.3% each. Utilities index rose 0.8% and the capital goods and the healthcare indices gained 0.6% each. Among declining indices, the consumer durables index lost 2%, energy index dropped 1.1% and the BankX slipped to 0.9%. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 15 पैसे मजबूत हुआ और $1 की कीमत 73 रुपए 92 पैसे दर्ज हुई। और अब हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के पहले कॉलर दिल्ली से सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ जी अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, एक्चुअली मुझे पूछना है कि मैंने अटल पेंशन योजना में अपना ये अकाउंट खोला हुआ है जी। तो उसमें उन्होंने दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने तक मेरा डिडक्शन नहीं किया उसमें से, जबकि
बैलेंस अकाउंट में ज्यादा है जरूरत से। और उसके बाद फिर उन्होंने मार्च में उसमें लेट पेमेंट चार्ज लगा दिया उस पर डिडक्शन करने के बाद, और अप्रैल में फिर से डिडक्शन नहीं हुआ मेरा। इट मीन फिर वो लेट पेमेंट चार्ज मेरा लगेगा। तो मेरी इसमें कोई मिस्टेक नहीं, फिर भी वो लेट पेमेंट चार्ज लग रहा है। तो मुझे कहाँ पे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो मतलब बार बार परेशानी वाली बात है। जी, आपको उनके जो ऑफिस हैं उधर ही आप जहाँ से आपके ऑफिस है उसी से आप चेक कर सकते हैं कि हेलो जी कि आपके अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं होगा तो हो सकता है उन्होंने डेबिट नहीं किया हो। अगर बैलेंस होता है तो वो यूजुअली डेबिट कर देते हैं। वहीं पे चेक करके पता कर लीजिए कि आपका डेबिट क्यों नहीं हुआ है। और बैंक से पता कर सकते हैं यामिनी जी, बैंक से पता कर सकते हैं जी। Well, let's have a look at the performance of the stock market today. Yamini, we saw short covering in the last half an hour of a trade before closing. What were the real reasons? Is there value investing right now? Well, overall, the markets were, affected in the early session by the fact that there had been state results which had been announced. Also, because it was believed that the reform process will now take a longer time, so the markets reacted sharply to that. Overall, also because of the COVID cases on a continuous rise, there was a dampening effect on the investor sentiment at the beginning. But given the auto sales numbers, the exports figures, given the revival forecast by many HDFC Bank and the others, also a continuous mass vaccination program going on, they were all positives in directing the markets towards the upper side. इनफैक्ट हमारे अब अगली कॉलर जुड़ गई हैं हमारे साथ यूपी से रिंकी, उनको लेते हैं प्रोग्राम में। सवाल पूछिए रिंकी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। और सहयोगी सर को भी मेरा नमस्कार, और यामिनी मैम को भी मेरा नमस्कार। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता हो तो क्या उसमें डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है? तो अगर जरूरत होती है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? दूसरा, अगर कोई निवेश करना चाहते हो तो सावधानियां कौन कौन सी बरते ताकि उसे करने में भी कठिनाई ना आए निवेश अगर करना चाहता हो? धन्यवाद। निवेश करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलने की आवश्यकता है। वो आप एक ब्रोकर के साथ जाकर के पता कर सकते हैं। आपके ज्यादातर जो पहचान पत्र के कागज होते हैं वो ही आवश्यक होते हैं जो KYC नॉर्म्स के लिए आवश्यक होते हैं। बैंक स्टेटमेंट्स मांगते हैं, वो आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ जो आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो, जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। अगर आप जब निवेश करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि कभी भी बहुत सारा पैसा एकदम से निवेश ना करें, और जिन कंपनीज को आप जानते हैं और आपको उनकी ग्रोथ के ऊपर जो है ज्यादा भरोसा है उन्हीं पे निवेश करें, और सोच समझ करके पढ़ करके उस कंपनी के बारे में, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेकर के फिर ही निवेश करें। Well, Yamini, what's your take on the rupee? It's been appreciating steadily, only by 15 paise today, but earlier it had appreciated by a wider margin. What's the strength behind the rupee? There are strong strengths in terms of the macroeconomic fundamentals of the economy, which clearly are indicated from the way the inflation is managed within the particular realms. Liquidity is being provided in the markets. The fiscal stimulus has been given in the budget, as well as the COVID preparations that have been going on in terms of continuously controlling the surge in the cases. Also, the overall effective means in which the fiscal and the monetary policy is accommodating the pandemic, as well as continuously boosting the revival of the economy. अगले कॉलर है नवी मुंबई से गोपाल। गोपाल जी नमस्कार, सवाल पूछिए। गोपाल, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी। मार्केट नंबर 3 को नमस्कार। सर, मेरे दो एक सवाल तो एक ही है, लेकिन दो के हिसाब से। मेरा एक फिक्स डिपॉजिट का केस चल रहा है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। अभी पिछले कोविड की वजह से ये बंद पड़े हैं। क्या इसमें रिफंड होने की कितने % चांसेस है? और दूसरा, फिक्स डिपॉजिट का केस चल रहा है लिक्विडेशन कोर्ट में। कंपनी शेयर मार्केट में वाइंड अप कर दिया है, तो उसमें उसका वाइंड अप करने के बाद उसमें लिक्विडेशन कोर्ट में उसका केस फिक्स डिपॉजिट का चल रहा है, तो उसमें भी रिफंड होने की कुछ उम्मीद है
ना इंटरेस्ट मिल रहा है ना पैसा मिल रहा है, क्या करना है? 5 साल हो गया, क्या करना चाहिए? कुछ बताएंगे आपकी, जिससे मेरे को जल्दी पैसा मिल जावे? जी, कोर्ट्स जो लॉकडाउन में हैं वो अभी फंक्शन नहीं कर रहे, पर फिजिकल डेट्स और जो है फंक्शनिंग कुछ अर्जेंट केसेस की अभी भी की जा रही है। आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट लॉकडाउन के बाद जब खत्म होगा, जैसे दिल्ली में लगा है या कहीं पे लगा है, उसके बाद जो है कोर्ट्स फिजिकल डेट या फिर वर्चुअल डेट दे रहे हैं, जिसके अंदर केसेस आगे परस्यू किए जाएंगे। लिक्विडेशन में आपको क्या मिलेगा वो उसी पे निर्भर करेगा कि कंपनी में कितनी वर्थ रह गई है, और वो जब डेटर्स को पे बैक कर रहे हैं उस एसेट्स को बेचने के बाद, तो वो कितना पैसा आपको दे पाएंगे। There's also a list of creditors drawn up, and based on preferential treatment and the type of the creditor, the disbursements are made in trust really, and that's based on recovery by the enforcement authority whenever liquidation proceedings do take place. Let's take a look at the stock market again. What is your take on the way the Nifty Bank and Finance has performed? Once again, we saw the Nifty Bank index go down. What is uppermost in the minds of the investor who's seeking to book profits or looking to exit the stock, despite the fourth quarterly results not being exceedingly high, but they have been improving in terms of net NPA, net interest income and net profit? Well, overall, the quarterly results have been better and have been towards the expectations of the investors, which have been positively reacted by the investors. But what has happened is, because of the lockdowns, the situation of the companies becomes difficult in terms of doing their businesses and making earnings. And as a result, they may not be able to pay back their loans, because of which the NPAs of the banks may rise. And as a result, it has a direct impact on the overall profitability of the banks and the asset value, which is reflected by the investors in the financial stocks right now. आइए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख था। क्षेत्र में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने से नियंत्रणों में वृद्धि और आर्थिक परेशानी गहराने पर चिंताएं पैदा हो गईं। हांगकांग का हैंगसेंग 1.3% गिर गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 1% की गिरावट दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.7% के नुकसान में रहा। जापान और चीन के बाजार आज अवकाश के कारण बंद थे। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यूके में बैंक हॉलिडे के कारण कारोबार की मात्रा हल्की रहने के बीच शेयरों में आज बढ़त का रुख था। आर्थिक सुधार जल्द ही होने और कंपनी परिणाम मजबूत रहने की आशाओं के बल पर निवेशकों की धारणा सकारात्मक रही। दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 0.1% की बढ़त पर था और जर्मनी के डैक्स में 0.2% की तेजी थी। यूके के बाजार आज बंद थे। आर्थिक खबरों में एक सर्वेक्षण से पता लगा कि यूरो क्षेत्र में फैक्ट्री गतिविधि में वृद्धि अप्रैल में रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। ये वृद्धि मांग में तेजी और नियुक्तियों में उछाल आने से हुई। हालांकि आपूर्ति के पहलू पर रुकावटों के कारण पूरा न किए जा सकने वाले ऑर्डरों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़त आई। आईएचएस मार्केट का अंतिम मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का आंकड़ा मार्च के 62.5 से बढ़कर अप्रैल में 62.9 हो गया, जो जून 1997 में शुरू किए गए इस सर्वेक्षण की अभी तक की सबसे ऊंची रीडिंग है। यामिनी जी, जो ये रीडिंग आई है 62.9 जो यूरो एरिया के मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएमआई, जो अभी तक का कह रहे हैं कि रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है, क्या ये हमारे लिए भी एक अच्छी खबर है? इससे आपको लगता है कि एक्सटर्नल ट्रेड बढ़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स जो ऑलरेडी एक अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहे हैं उनको और इससे बूस्ट मिलेगा? जी देखिए, ओवरऑल जब इकोनॉमीज वापस रिवाइव करती हैं उसका असर हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ता है, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि एक्सपोर्ट्स पे सीधा असर पड़ेगा और बायलैटरल टाइज पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमीज जो है लॉकडाउन्स में जा रही थी, उसका असर जो इन्वेस्टर्स निवेश कर रहे हैं हमारे, चाहे स्टॉक मार्केट्स में हैं या हमारे एफडीआई के द्वारा है या फिर जो ट्रेड कर रहे हैं, हमसे इम्पोर्ट कर रहे हैं या हम जिनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी पे असर पड़ता है। Yamini, this 62.9 figure, the PMI manufacturing for the Eurozone by IHS market, is this focused on Germany? And secondly, could you tell us something about the bilateral agreements that
North American and European governments have entered into with pharmaceutical companies to manufacture the COVID-19 vaccines and how successful they have been. And has India also followed that model in terms of procurement, despite India being one of the largest exporters of vaccines? Well, India has been trying to ensure that the vaccination process or the mass vaccination process becomes more successful in India, and the exports presently has been stopped to many countries, primarily to ensure that it is first available at the domestic front. Whereas the bilateral ties are concerned, one does look at the factors that, the vaccination is available to maximum number of people at this point of time, and the ties are primarily to secure the process of health to maximum number of people. और हमारे श्रोता अतानु कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतानु जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार। My name is Atanu. I'm calling from Kolkata. I'm a regular listener of Market Monthly and frequent listener on Morning Air. My question is about Indian Current Reserve Fund and Indian Current Currency Reserve Fund. What is that? And what the current situation? And madam, auto sector, just about its future. Thank you. India maintains reserves of gold, US dollars, as well as FDRs. So when we talk about the reserves, we are talking about all of the three, and we also talk about the US dollar specifically as the currency reserve which we have, which is over $5 billion right now. And it is primarily aimed to see that the currency has sufficient amount of foreign exchange reserves for the purposes of meeting its import requirements. It's about 16 months or so which we have at the moment. He also asked about auto sales for the month of April. How encouraging are they? Have they grown? Have they fallen? Two-wheeler, four-wheeler? They have increased for four-wheelers, and it is a measure from the past April sales. So when we look at it, it's not very encouraging, but yes, it is encouraging because the previous lockdown to this lockdown that we have, we do see that people are positive and there is consumer confidence and there is revival, which it does indicate with the auto sales. और अगले कॉलर है दिलीप रायगढ़ से। दिलीप जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है, सवाल पूछिए। दिलीप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिएगा। नहीं, देखो कोई भी इन्वेस्ट अगर 8-10 साल पहला 9 साल पहला अगर कोई इन्वेस्ट किया होगा, समझ लो कोई मतलब एडवांस में कोई ऐसा माहिती देगा कि ऐसा लाभ होगा वैसा लाभ होगा, इसी वजह से मतलब बजाज एलायंस में मैंने 30,000 का इन्वेस्ट किया है, लेकिन आगे का हफ्ता भर नहीं पाया। आपने शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया है? हाँ। ये टर्म प्लान है या शेयर बाजार में किया आपने? इंश्योरेंस टर्म प्लान है? कौन सा प्लान है ये? वो अलग है ना। यामिनी जी, उनकी बात से लग रहा है कि उन्होंने शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया है। अगर आपने शेयर बाजार में निवेश किया है और आपके पास अभी डीमैट अकाउंट है, तो आप शेयर की प्राइसेस चेक कर सकते हैं और आप उसे बेच सकते हैं और आपको रिटर्न मिल सकते हैं। जहां तक इकाइयां जमा करने की होती हैं, या तो वो इंश्योरेंस में हो सकती हैं या म्यूचुअल फंड्स में हो सकती हैं। तो अगर आप इकाइयां किसी चीज में जमा कर रहे हैं तो आप उसका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए कि वो कब खत्म होती हैं और आपको कब उसका रिटर्न मिलेगा या कोई सम अशोर्ड मिलेगा। हसमुख जी है हमारे अगले कॉलर मुंबई से, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। या नमस्ते, मार्केट मंथली टीम जी नमस्कार। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि भारतवर्ष में अगले 6 महीने के लिए जी इंटरेस्ट रेट क्या रहेंगे? जी, इंटरेस्ट रेट्स अभी अकोमोडेटिव ही रहेंगे और लो रेट्स मेंटेन किए जाएंगे ताकि इकोनॉमी को वापस रिवाइव किया जा सके। लिक्विडिटी मेंटेन की जाएगी और आरबीआई ने जैसे कहा कि रिवाइवल को जितना से ज्यादा जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट्स लो ही रहेंगे अभी। सो आपको लगता है कि जो अभी लो लेवल्स हैं वही मेंटेन रहेंगे? वही मेंटेन रहेंगे, उससे लो नहीं जाएंगे पर उसी लेवल्स पे रहेंगे। Yamini, SBI had come out with a statement yesterday that they will keep interest rates benign. So they are the ones who are
borrowing from the central bank known as the repo rate. What is the rate at which the public sector banks are lending to consumers or business? Well, it depends upon the particular rates. The home loan rates or the other rates are different for the different banks. But SBI is one of the banks which does set up the benchmark rates for the others, because it offers the most competitive rates which are then available for the lending also. So one can look at the different competitive rates which the different banks are offering, but they're at the lower level rates of about 6.9% to 7.5% right now for home loans or the others. आइए लेते हैं अगली खबर। एक मासिक सर्वेक्षण से आज पता लगा कि देश के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधि में अप्रैल के दौरान कोई खास बदलाव नहीं हुआ। नए ऑर्डर और उत्पादों में वृद्धि की दरें कम होकर 8 महीने के निचले स्तरों पर आ गईं। IHS मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अप्रैल में 55.5 रहा, जो मार्च की 55.4 की रीडिंग के बहुत करीब है। IHS मार्केट ने यह भी कहा कि ऐसे समय पर जब वैश्विक मूल्यों में वृद्धि पहले ही कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर दबाव डाल रही है, कोविड-19 के मामलों में तेजी से मांग और भी प्रभावित हो सकती है। लेते हैं हमारी अगली कॉलर जयंती महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है, सवाल पूछें। जयंती, आप हमें सुन पा रही हैं? शायद जयंती से हमारा अभी संपर्क नहीं हो पाया है। यामिनी जी, जो ये PMI के आंकड़े आए हैं लगभग स्थिर हैं, 55.4 था मार्च में और 55.5 है अप्रैल में। आपको लगता है कि अप्रैल में जो स्थिति है कोविड की, उसको देखते हुए ये उत्साहजनक ही है स्थिरता? जी, 50% से ऊपर जब होते हैं तो एक उत्साहजनक ही होते हैं और अच्छे माने जाते हैं। तो ये एक अच्छी तरफ की संकेत ही हैं, जहां पे एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, और जिसका एक मुख्य कारण ये भी है क्योंकि मास वैक्सीनेशन 18 साल से ऊपर के लिए अब शुरू हो गई है, और जो पहले भी हुई थी उसे काफी लोगों ने जो है उत्साहपूर्वक जो है लगवाया था। और इकोनॉमिक रिवाइवल इंडस्ट्री ने Q3 रिजल्ट्स में भी और बाकी ओवरऑल इंडेक्सेस में भी एक अच्छा वो दिखाया है प्रदर्शन। Yamini, the PMI for manufacturing, anything above 50 is supposed to be good. So it's 55.5 for April. In the core industrial data, we saw that steel and cement production had gone up substantially by as much as 25 to 35%. What are the expectations for the IIP data for factory output? Because the core data occupies 40% weightage in the IIP data. Because of localized lockdowns, it would have an effect on the IIP index. So we don't have much of an expectation from the IIP index. However, it will hover around 1.8 to 2% or so. What about employment and growth? Well, employment and growth is definitely affected with the lockdowns and the pandemic situation and the overall business environment. But as and when the economy is recovering and there is a continuous process which is likely to be seen with the investments which may come forth after a certain while, there would be a pickup in the employment and growth. मुंबई से रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि कोरोना के इतने पेशेंट इंडिया में बढ़ रहे हैं, फिर भी मार्केट कभी ऊपर भी जाती है और उतना कम नीचे आती है, ज्यादा तो नीचे नहीं आई। तो ऊपर जाने के क्या रीजन हो सकते हैं? जी देखिए, ऊपर जब जाती है तब माना जाता है कि जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है और जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है, और जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पॉजिटिव हैं। जैसे कि रिवाइवल को लेकर के और मैंने जैसे पहले कहा कि ऑटो सेल्स एक अच्छा नंबर दिखा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ एक अच्छा नंबर दिखा रही है, मास वैक्सीनेशन की वजह से जीएसटी कलेक्शंस रिकॉर्ड लेवल पर हैं। यामिनी जी, जीएसटी कलेक्शंस रिकॉर्ड लेवल पर हैं। ये सभी एक अच्छा संकेत दे रहे हैं कि इकोनॉमी वापस रिकवर करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी मान रही हैं कि अगले साल जो लो बेस लेवल की वजह से इफेक्ट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो भी 11.5% के आसपास होगा। अगर उसे रिड्यूस भी कर दिया जाए तो 10% तो कम से कम होगा, जो एक डबल डिजिट ग्रोथ है जो नहीं देखा गया है। तो ये सभी कारण
होते हैं जिसकी वजह से मार्केट्स ऊपर जाती हैं। खासतौर पे इन्वेस्टर सेंटिमेंट और जो अर्निंग्स का भी एक असर होता है, जो कंपनी की अर्निंग्स आ रही हैं या वो रिजल्ट्स क्या पोस्ट कर रही हैं, उन सभी को देखते हुए इन्वेस्टर्स एक पॉजिटिव सेंटिमेंट रखते हैं। Well, let's have a look at economic figures declared by HDFC Bank. HDFC Bank in its report has cut India's growth projection to 10% from 11.5% for the current financial year, citing the adverse effect of the second COVID-19 wave. The report by HDFC Bank said in the worst case scenario, growth could be further lower at 8%. It further added, it is possible that the infection and fatality curve will peak within the next few weeks, and epidemiologists are not ruling out a possibility of a decline. This is just as sharp as the rise. Yamini, statistically, experts are citing the middle of May when COVID-19 would actually peak, and then we are likely to see a decline. So can one take a more objective view after the 15th of May, or are there other figures floating around? Well, there are figures which have been come out by the Health Ministry today itself in their press release, which did indicate that a plateau is being seen in many of the places, and there are early wind signals in terms of the wave. However, one needs to be extremely careful at this time because of the surge that is there, and take precautions with respect to the safety measures as well as containment zones, micro zones, which are important points which can lead to a further spread. So again, taking care of those containment zones may be most important. अब पुणे से प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो जी, प्रीतम जी सवाल पूछिए अपना। आप ऑन एयर है, सवाल पूछिए प्रीतम। हाँ, मैं प्रीतम बोल रहा हूँ पुणे से। जी, मेरे वाइफ के नाम पे 50 टिस्को के शेयर्स के शादी के पहले। हेलो जी, आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स की बात कर रहे हैं? हाँ, शेयर्स थे शादी के पहले 50। अभी शादी होने के 17 साल हो गए, तो उस शेयर्स अभी मैं क्या कर सकता हूँ? जी, आप अपनी वाइफ के नाम पे डीमैट अकाउंट खोलिए और उनको जो फिजिकल शेयर्स हैं उनको पहले डीमैट में कन्वर्ट करिए। उसी डीमैट अकाउंट के साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी ले लीजिए और शेयर की प्राइस देख सकते हैं आप, अगर बढ़ी हुई है या जिस लेवल पे है आप उससे बेचना चाहते हैं तो उससे बेच सकते हैं, और शेयर्स कोई खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। Well, if he's mentioning Tisco, then it would be Tata Steel, and it will be very valuable today, especially with the steel sector going up. Let's have a look at the oil market now. Brent crude oil dropped towards $66 a barrel today as concerns about demand in India and higher OPEC plus supply offset optimism over a strong demand rebound in countries including the US and China. Country today reported more than 300,000 new coronavirus cases for a 12th straight day. The new wave of the virus has already led to a drop in fuel sales in April. So Brent crude fell 35 cents to trade at $66.41 a barrel. US crude futures dropped 27 cents to $63.31 a barrel. Very briefly, what's your take on oil prices? Are they likely to come down with a drop in demand? They can fall down because of the lower demand that is there. But overall, in the long run, we will see a price increase as and when the demand comes back. उधर दिल्ली सराफा बाजार में सोना 310 रुपए महंगा होकर 46,580 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। चांदी भी 580 रुपए के उछाल से 67,429 रुपए प्रति किलो हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $1,777 प्रति आउंस पर था और चांदी मामूली बढ़त के साथ $26.06 प्रति आउंस पर थी। ब्रीफली, आपको लगता है कि अभी जो ये सिचुएशन है अनसर्टनिटी, उसको इस माहौल में सोने की प्राइसेस पे अपवर्ड ही रहेगा ट्रेंड? जी हाँ, सेफ हेवन रहता है तो लोग अनसर्टेनिटी के टाइम पे सोने में निवेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यामिनी जी आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। और हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Recovering nearly all its losses, Sensex ends with a slight decline of 64 points, but Nifty gains 3 points. Rupee appreciates by 15 paise. Country's manufacturing sector activity remains largely flat in April, says a monthly survey. And HDFC Bank revises the country's growth projection downward to a 10% for the current financial year. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.